हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बुकडेमिक। आज हम एक और बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द ऑब्स्टिकल इज़ द वे। ये बहुत ही कमाल की बुक है और हमारी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करती है कि हम ऑब्स्टिकल को, कोई भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझें बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, एक एडवांटेज समझें जिसको कि हम अपने लिए बेनिफिट में बदल सकते हैं। रियान हॉलिडे जो कि मल्टीपल टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुके हैं, उनकी दो बुक्स बहुत ज़्यादा मुझको पसंद है, जो कि एक आज हम कवर करेंगे द ऑब्स्टिकल इज़ द वे और दूसरी उनकी बुक है ईगो इज़ द एनिमी, जिसको कि हम आने वाले टाइम पे, वो मेरे रडार पे है और आने वाले टाइम पे हम उसके ऊपर बुक डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल आज हम इस बुक डिस्कशन में ये देखने वाले हैं कि ऑब्स्टिकल को रास्ते में कैसे बदलें। एक ऑब्स्टिकल है जो हमारे रास्ते पर आ गया है, उस ऑब्स्टिकल के वजह से हम रुक रहे हैं, ये सबकी मेंटालिटी होती है। लेकिन उस ऑब्स्टिकल को रास्ते में बदलने का जो क्वालिटी है, रास्ते में बदलने की जो एबिलिटी है, उसको कैसे डेवलप करें, इस बुक में बेसिकली इसके ऊपर बात हुई रही है। और इसमें बेसिकली फ़िलासफ़ी बोल सकते हैं, जो फ़िलासफ़ी पे बेस्ड है ये पूरी की पूरी बुक, जिससे कि हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। और इस बुक के ऊपर लिखी है एक लाइन कमाल की, द एशियंट आर्ट ऑफ टर्निंग एडवर्सिटी टू एडवांटेज। यानी कि जो एशियंट में लोग रहे होंगे, जो फिलोसोफर रहे होंगे, उनकी आर्ट है, किस चीज़ की आर्ट है कि एडवर्सिटी को एडवांटेज में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे टर्निंग करें, उसको टर्न कैसे करें, उसके ऊपर इस बुक में बेसिकली बात हो रही है। और टाइटल भी बड़ा कमाल का है इस बुक का, द ऑब्स्टिकल इज़ द वे। बेसिकली हम समझते हैं यार, एक ऑब्स्टिकल कोई आ गया है हमारे सामने, अब हम इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है। लेकिन ये बुक क्या बोल रही है एक लाइन में, एक सेंटेंस में, कि ऑब्स्टिकल ही रास्ता है, ऑब्स्टिकल इज़ द वे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ऑब्स्टिकल की वजह से रुक जाओगे, ऑब्स्टिकल ही है जिसकी वजह से आप खुद को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हो। अगर इस बुक को 3 सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाए तो पहला सेंटेंस ऑथर बोलते हैं, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी कि रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है बल्कि वही रास्ता है, वही रास्ता बन सकती है अगर हम बनाना चाहें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे बन सकती है वो रास्ता। यानी कि कोई प्रॉब्लम हमको आ रही है जो हम करना चाहते हैं, अब वो प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, या हमारे अंदर से आ रहा है कि छोड़ो उस काम को क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऑथर इस बुक में बोल रहे हैं कि वो ही प्रॉब्लम आपको रास्ता देगी, वही प्रॉब्लम आपके लिए रास्ता बनेगी, उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी मिलेगी उस प्रॉब्लम की वजह से। तो वो कैसे होगा, ये अलग थॉट प्रोसेस हम कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। और दूसरा वो बोलते हैं, फोकस ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल, लेट गो ऑफ एवरीथिंग एल्स एंड टर्न न्यू ऑब्स्टिकल इनटू एन अपॉर्चुनिटी। यानी कि फोकस किस पे करना है, उन चीज़ों पे करना है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, उन चीज़ों पे नहीं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो आउटसाइड हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम 24 घंटे उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन पर हम कुछ नहीं कर सकते, बजाय उसके कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही ऑथर यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में बात करते हैं कि फोकस उस पर करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, और सब कुछ जाने दो उसके अलावा। और हर नए ऑब्स्टिकल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल लो। और उस अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, अगर आप ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो तो आप इस बदलने की प्रोसेस में, एक ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदलने की प्रोसेस में, एक तो सबसे नंबर 1 बेटर होते जाओगे, नंबर 2 स्ट्रांग होते जाओगे, नंबर 3 और ज़्यादा टफ होते जाओगे। आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग, इतने ज़्यादा बेटर हो जाओगे किसी ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए कि आप उससे पहले इतने बेटर नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑब्स्टिकल है कि यार मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता, मैं कैमरे के आगे कुछ बोल नहीं सकता, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं। अब ये ऑब्स्टिकल हो सकता है, मान लो कोई आप काम कर रहे हो जिसके बीच में ये ऑब्स्टिकल आ रहा है कि अपनी कंपनी में आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो, या अपने कॉलेज में आप जब टीचर बुलाता है क्लास के सामने
कि आपको आज ये प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन आप अपनी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो, तो अगर आप इस ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदल लो तो आप सेम पर्सन नहीं रहोगे, आप और ज़्यादा बेटर होगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा टफ होगे। आप पहले से और ज़्यादा टफ होते चले जाओगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। तो ये यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं, फोकस उन चीज़ों पे करो जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और बाकी सभी चीज़ें जाने दो। जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता वहाँ पर तो आपका कंट्रोल है ही नहीं, तो उन सब चीज़ों को जाने दो, सिर्फ फोकस वहाँ पर करो जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और हर ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते चले जाओ। एंड लास्ट जो तीसरी लाइन है वो बहुत ही एसेंस है इस पूरी की पूरी बुक का, वो है इट्स 3 इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड एंड फ्लूइडली कंटेंजेंट डिसिप्लिन्स। यानी कि 3 डिसिप्लिन्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं आपस में और इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और वो डिसिप्लिन्स क्या हैं? परसेप्शन, एक्शन एंड विल, यानी कि हमारी विल पावर। नंबर 1 इज़ परसेप्शन, नंबर 2 इज़ एक्शन, नंबर 3 इज़ विल पावर। तो इन 3 डिसिप्लिन्स के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे इस डिस्कशन में। तो शुरू करते हैं इस बुक डिस्कशन को। पहले हम 5 आइडियाज़ जो इससे मेन लिए जा सकते हैं उसको समझते हैं, ताकि इन आइडियाज़ को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और कुछ चेंजेस ला सकें। क्योंकि बेसिकली बुक को रीड करने का बेनिफिट तभी है जब हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकें, कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें। कि जो 5 बिग आइडियाज़ हैं इस बुक से ले सकते हैं जो हम, उसको अच्छे से समझ लें ताकि ये 5 आइडियाज़ को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो नंबर 1 आइडिया वो क्या है? वो जो शुरू की जो लाइन थी वही नंबर 1 आइडिया है। द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो, उस काम को करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ही उस काम को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगी, और ज़्यादा बढ़ा देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन के जंगल्स में जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, 30-30 फीट तक जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हाइट होती है। लेकिन अगर वही प्लांट निकाल करके किसी ऐसी जगह पर लगा दिया जाए जहाँ पर खुला मैदान है, तो वो उस लेवल तक नहीं जाएगा, उस लेवल के हाइट को टच नहीं करेगा। उस लेवल के हाइट को टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस प्लांट को एक साफ़ मैदान में। लेकिन अमेज़ॉन के जंगल में इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं कि वहाँ पर सनलाइट नहीं आ पाती है, जिस वजह से कि प्लांट्स को कॉम्पीट करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि जो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उसको उतनी ज़्यादा सूरज की लाइट मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी और वो खुद को सर्वाइव कर पाएगा। तो यही है कि व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। रास्ते में जो भी प्रॉब्लम हमको आ रही है कुछ भी काम करने में, तो वो प्रॉब्लम ही रास्ता है। इसको अच्छे से समझ लो। क्यों रास्ता है? क्योंकि एक तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं। एक है कि जिस बंदे को कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि उसने कुछ सोचा है कि यार मैं कुछ अपने आप को चेक करता हूँ कि मेरी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, मैं उस पर अपना काम करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो सोचा चलो मैं खुद को रिकॉर्ड करता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ और देखता हूँ कि मैं किस तरह से बोलता हूँ, किस तरह से बात करता हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं किस तरह के वर्ड्स को यूज़ करता हूँ। तो वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहा है एट दी फर्स्ट मोमेंट, यानी कि पहले ही मोमेंट में वो कोई भी पर्सन कैमरा फेस मुश्किल से नहीं कर पाता है। हो सकता है कुछ कर लेते होंगे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम को वो अगर प्रॉब्लम समझे कि यार ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टिकल है, मैं नहीं कर पा रहा, तो छोड़ो। अब जब ये छोड़ दिया इस काम को, यानी कि रास्ते में एक प्रॉब्लम आई कैमरा फेस करने की और उस ऑब्स्टिकल की वजह से उसने रास्ते को ही छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो इस काम को। लेकिन दूसरी तरफ एक पर्सन वो भी हो सकता है जो उस ऑब्स्टिकल को देखे कि हाँ यार, मतलब कि मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है कैमरा फेस करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि पास्ट में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने, वो बहुत ही शाय थे, इंट्रोवर्ट थे, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हुए, बहुत ज़्यादा बातें करने लगे पब्लिक के लिए,
प्रेजेंटेशन स्किल्स उनकी बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो गई। तो वो कैसे हो गई? प्रैक्टिस से हुई। शुरू में उनको कोई प्रॉब्लम आई थी, मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ टाइम का फ़र्क होगा। अगर मैं इस काम को करता चला गया तो वो जो ऑब्स्टिकल था वही रास्ता बन गया। यानी कि उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के बाद वही ऑब्स्टिकल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओ। और कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज के डेट में हम सबको पता ही है कि एक जो अच्छा कम्युनिकेटर है वो एक अच्छे करियर में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है अपने फ्यूचर में। और जो सेकंड बिग आइडिया है इस बुक का वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल इज़ द डिसिप्लिन ऑफ 3 क्रिटिकल स्टेप्स। यानी कि किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के 3 क्रिटिकल स्टेप्स हैं। उसके बारे में बात हमने अभी शुरू में करी थी, परसेप्शन, एक्शन एंड विल। तो उसी को अब हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। इट बिगेन्स विथ हाउ वी लुक एट आवर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यानी कि कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम अपने ऑब्स्टिकल को किस तरह से देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। किस तरह से देखने का मतलब क्या है कि हमारी परसेप्शन कैसी है। एक परसेप्शन मैंने भी बताया था कि ये हो सकती है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे तो ये काम हो ही नहीं रहा है। ये क्या है? हम अपने आप को स्टोरी सुना रहे हैं कि मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन एक पर्सन कोई और था जिससे ये काम नहीं हो सकता था, लेकिन उसने वो कर दिया। तो अपनी परसेप्शन को चेंज करना है सबसे नंबर 1 तो ये बात है। हाउ वी लुक एट आवर स्पेसिफिक गोल्स, आवर एटीट्यूड और अप्रोच। हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम किस तरह से अप्रोच करते हैं ऑब्स्टिकल को, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में या पहली बार आप कोई काम कर रहे हो तो 90% चांस ये है कि आप उसमें बेटर नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर आप करते चले जाओ, प्रैक्टिस करते चले जाओ, एफर्ट डालते चले जाओ तो आप इम्प्रूव होते चले जाओगे। इस बात को हमको समझना होगा, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना होगा, तभी जाके हम कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जो बिज़नेस के बारे में नहीं जानता, उसने हमेशा जॉब करी है, लेकिन बिज़नेस को करने के लिए ये ऑब्स्टिकल है उसके सामने कि वो बिज़नेस करना चाहता है, लेकिन उसको बिज़नेस का ABC भी नहीं पता है। ABC नहीं होता शायद, लेकिन BU नहीं पता है बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी परसेप्शन को चेंज कर दे कि ठीक है अभी तक किसी ने बिज़नेस नहीं करा है, मुझे भी नहीं पता ही कैसा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा कि मैं इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करूं। कुछ ना कुछ तो तरीके होंगे, कुछ ना कुछ बुक्स होंगी, कुछ ना कुछ मेंटर्स होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट है तो इट मीन्स सब कुछ खुला पड़ा है, तो कहीं से भी कोई भी चीज़ मैं एक्वायर कर सकता हूँ। नंबर 1 इज़। सेकेंड 1 इज़ बिज़नेस करना इतना ईजी हो गया है क्योंकि ऑफलाइन की जगह आज की डेट में ऑनलाइन कोई भी बंदा कर सकता है और ऑनलाइन में इतना एक्सपेंस का खर्चा नहीं आता है। तो ये अपनी परसेप्शन को चेंज करना हो गया, अपनी प्रॉब्लम को एक अलग तरह से देखना हो गया। एक प्रॉब्लम तो ये है कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना मुझे कुछ पता है, बिज़नेस का BUSI भी नहीं पता है, B भी नहीं पता है, U की तो छोड़ो। लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी परसेप्शन को चेंज करते हो और बोलते हो कि इन्फॉर्मेशन तो इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है इंटरनेट पे। तो यानी कि मैं चाहूँ तो सीख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया अपने परसेप्शन को चेंज करना, अपने एटीट्यूड को चेंज करना। और जब हम अपनी परसेप्शन को चेंज कर देते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, तो सेकंड स्टेप क्या है? 3 स्टेप की बात करते हैं ऑथर। फर्स्ट स्टेप इस परसेप्शन को चेंज करना है। सेकंड स्टेप है कि एक्शन लेना है। और एक्शन किस बेस पे लेना है? एक्शन कब लिया जाता है? जब एनर्जी हो। और जब आपकी परसेप्शन चेंज हो गई है तो एनर्जी तो आनी है। एक परसेप्शन ये है कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, तो एनर्जी तो डल हो गई, एनर्जी ख़त्म हो गई। पहले आपने बोल दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने अगर दिमाग लगाया कि मैं कैसे कर सकता हूँ, और जो पास्ट में उन्होंने कैसे करा, मेरे ही लेवल से निकले हैं और आज पता नहीं कहाँ हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या करा। अगर आपने फिगर आउट कर लिया, अपने परसेप्शन को चेंज करा, उसके बाद एक एनर्जी अंदर से उठी कुछ करने की, और उस एनर्जी के साथ ऑथर बोलते हैं एंड क्रिएटिविटी, एनर्जी प्लस क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होगी कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर सकता। नहीं कर पाऊँगा वो तब तक है जब तक कि परसेप्शन चेंज ना हुई।
लेकिन जब आपने अपनी परसेप्शन को चेंज कर लिया तो नहीं कर पाऊँगा से आ गया कि मैं कर सकता हूँ। अब कर सकता हूँ, इससे एनर्जी क्रिएट होगी। एनर्जी से क्रिएट होने के बाद क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्रिएटिविटी मीन्स क्या? एक कमाल का कोट है, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, इट इज़ बेस्ट टू फाइंड समवन हु हैज़ ऑलरेडी बीन देयर। यानी कि जहाँ आप जाना चाहते हो तो उस इंसान को ढूंढो जो वहाँ पर पहले ही पहुँच चुका हो। तो ये क्रिएटिविटी का रोल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप खुद ही लग जाओ। बिल्कुल ऐसा है कि खाना बनाना अगर आप सीखना चाहते हो तो आप खुद लग जाओ, किसी से बिना पूछे खुद ही लगे हुए हैं, तो मिस्टेक होगी उसमें भी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक क्लास में जाते हो या एक बुक को परचेज़ करते हो या कोई वीडियो देखते हो या ऑनलाइन किसी भी तरह से इंटरनेट के थ्रू कुछ भी करते हो और वहाँ से अगर सीख करके तब काम करते हो तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम है और आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये डिफरेंस आ जाएगा उसमें। यानी कि एनर्जी और क्रिएटिविटी के साथ हम ब्रेक डाउन कर देंगे ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि एनर्जी भी ज़रूरी है और क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है किसी भी ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। एंड फाइनली द कल्टिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इनर विल दैट अलाउज अस टू हैंडल डिफीट एंड डिफ़िकल्टी। यानी कि हमारी जो इनर विल है, हमारी अंदर की जो इच्छा शक्ति है, विल है, वो कल्टिवेशन में और मेंटेनेंस में बहुत बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने अपनी परसेप्शन को चेंज करा कि मैं कोई भी प्रेजेंटेशन स्किल, एग्जांपल मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स को ही ले रहा हूँ कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, कर सकता हूँ। मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं कर सकता हूँ, तो एनर्जी आई। ठीक है, एनर्जी आई। क्रिएटिविटी को भी जोड़ लिया कि उनको देखा कि जिन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया तो कैसे किया, वहाँ से सीख लिया। तो क्रिएटिविटी को यूज़ करके, एनर्जी को यूज़ करके मैंने कोई काम करा, लेकिन मैंने जब शुरू में उस काम को करा तो मैं फेल हुआ। यानी कि मैंने सोचा था कि इस लेवल का होगा लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ। मैं बार बार फेल हो रहा हूँ और बार बार कुछ ठीक हो रहा है, फिर फेल हो रहा है, फिर ठीक हो रहा है। इसको बनाए रखने के लिए विल की ज़रूरत पड़ती है। कल्टीवेशन यानी कि विकसित करने के लिए, विकास होने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए विल की ज़रूरत होती है। कि आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, कि वो भी ऐसे गए हैं, ना कि ऐसे। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो दैट मीन्स आपकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जा रही है और कोई भी डिफ़ीट, कोई भी फेलियर, कोई भी डिफ़िकल्टी को आप हैंडल कर सकते हो। क्योंकि डिफ़िकल्टी तो तब भी आएगी, क्योंकि ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदलना कोई हलवा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 90% लोग कर लेते, जिनको ऑब्स्टिकल आए तो वो छोड़ते नहीं, वो बोलते ही हम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी लगाते, क्रिएटिविटी को यूज़ करते और अपॉर्चुनिटी में बदल लेते। लेकिन विल का भी वहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि विल ही हमको अलाउ करती है कि हम डिफ़ीट में भी और डिफ़िकल्टी में भी टिके रहें उस काम के ऊपर। थर्ड जो बिग आइडिया है इसमें वो है, देयर आर अ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन फेस्ड विद अ सीमिंगली इंसॉर्मेंटेबल ऑब्स्टिकल। ऑथर बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है जब आप एक ऐसे ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हो जो कि बहुत ही गंदा है, जो कि लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, इस ऑब्स्टिकल को मैं पार कर ही नहीं सकता। तो उसमें क्या बोलते हैं, वी मस्ट ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव। वो बोलते हैं हमको सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो है ऑब्जेक्टिवली सोचने की, ऑब्जेक्टिवली होने की। यानी कि सब्जेक्टिवली ना हो। हमको लगता है कि हम ये ऑब्स्टिकल ओवरकम नहीं कर पाते, हमको लगता है मीन्स क्या, हम सब्जेक्टिवली देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जैसे यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि व्लॉग बनाओ। तो अगर आज की डेट में कोई बंदा निकल जाए व्लॉग बनाने के लिए तो सब बोलेंगे यार उसके साथ हो सकता है, वो व्लॉगर के साथ हो सकता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कहाँ। तो अगर ये ऑब्स्टिकल आ रहा है तो ऑब्जेक्टिवली देखो, ना कि सब्जेक्टिवली, कि यार हमारे साथ ऐसा कहाँ हो सकता है, उनके साथ हो गया। उनके साथ कैसे हो गया, उन्होंने एक्शन लिया तभी तो हुआ, वो फेल होते चले गए,
सीखते चले गए, ग्रो करते चले गए। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपके साथ भी होगा। इसमें कहीं भी ऐसा कहाँ है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब्जेक्टिवली सोच रहे हो। बी ऑब्जेक्टिवली, हमेशा ऑब्जेक्टिवली सोचो। ऑब्जेक्टिवली मीन्स क्या, कि सब्जेक्ट को वहाँ से हटा दो, एज इट इज़ देखो कि एज इट इज़ वहाँ पर है क्या। जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग आज की डेट में बहुत ज़्यादा इजी है, तो उसको सब्जेक्टिवली देखोगे तो क्या बोलोगे कि यार हम नहीं कर पाएंगे, वो उन्होंने कर लिया होगा, हम तो वही करेंगे जो हमको पता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो, समझ पाते हो कि उन्होंने कैसे करा, क्या गलतियाँ की, क्या नहीं की, और ये भी समझ लिया कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो मैं भी क्या गलती करूँगा और क्या नहीं करूँगा। और हो सकता है आपको ना भी पता हो कि आप क्या गलती करोगे, क्या नहीं करोगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर वो कर सकते हैं और उस लेवल से कर सकते हैं जिस लेवल पे आप थे या उससे भी नीचे थे वो, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब्जेक्टिवली पार्ट जब आप हटाओगे तो यही अंदर से आएगा ऑब्जेक्टिवली सोचने से कि आप क्यों नहीं कर सकते। टू कंट्रोल इमोशंस एंड कीप एन इवन किल, अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ऐसे ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर रहे हो जो लगता है कि यार ये तो ओवरकम ही नहीं हो सकता। क्योंकि इमोशंस हमको बार बार बोलेंगे कि यार छोड़ो 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 छोड़ो, बेकार है, हटो यहाँ से। लेकिन अपने इमोशंस को पलट दो कि रुको, देखते हैं, समझते हैं क्या है, कैसे है। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, पर ये समझना ये कि कैसे करना है। तो ये समझने के लिए ही सबसे पहले ऑब्जेक्टिवली हमको सोचना होगा। देन सेकंड ऑथर ने रखा है कि अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। टू चॉइस टू सी द गुड इन अ सिचुएशन, हर सिचुएशन में गुड देखने की एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम हर सिचुएशन में गलत देखते हैं। अगर एक दांत टूट जाए तो जीभ उसी दांत पर जाती है जहाँ पर वो दांत नहीं है। यानी कि हर सिचुएशन में गलत देखना, वो देखना जो नहीं है, बजाय उसके कि वो देखना जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास फ़ोन है जिससे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सिचुएशन में सोचूं कि यार मेरे पास DSLR होता तो कितना मज़ा आता, मेरे पास अच्छी लाइट्स होती तो कितना मज़ा आता, लैपटॉप होता तो कितना मज़ा आता, ये होता वो होता। तो वो देखना जो अभी नहीं है, दिस इज़ बैड थिंग। और अगर वो देख रहे हो जो अभी है इस मोमेंट में, दैट इज़ गुड थिंग। यही है कि आप हर सिचुएशन में अच्छा देखो कि क्या इस सिचुएशन में अच्छा है। और दोबारा ऑथर बोलते हैं टू फोकस ऑन व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड, फोकस हमेशा उस पर रखो जो आपके कंट्रोल में हो, ना कि उस पर जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मैं सक्सेसफुल होऊंगा या फेल होऊंगा या किसके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक्शन, आपकी परसेप्शन और आपकी विल पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो। और अगर आपने इस 3 चीज़ों का अच्छे से यूज़ कर लिया जो कि आपके कंट्रोल में है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो भी आपको मिल जाए। कि आपके कंट्रोल में एक्शन है, रिजल्ट नहीं। हम हमेशा किसके बारे में सोचते रहते हैं, रिजल्ट्स के बारे में, ना कि एक्शंस के बारे में। अगर हम एक्शंस के बारे में सोचें कि ये एक्शन आज हम ले रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट भी कहना गलत है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हो सकता है इम्पैक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, एक्शंस पे, ना कि रिजल्ट्स पे। रिजल्ट को देखना है ताकि ये पता हो जाए कि इस एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो और रेगुलर 5 वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते चले जा रहे हो, लर्न करते चले जा रहे हो, बजाय उसके कि आप व्हाट्सएप पे बैठ करके कुछ चैटिंग कर रहे हो, तो ये चैटिंग की हैबिट अगर आप आधे घंटे रेगुलर डेली करते हो तो 10 साल बाद देख लो क्या होगा। और अगर आप 20 मिनट या 10 मिनट 5 वर्ड्स डेली हर रोज़ लर्न करते हो तो देख लो 10 साल बाद क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। और अगर आधे घंटे आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हो बेमतलब, तो फिर उसका फ्यूचर भी आप देख सकते हो कि क्या होगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे एक्शंस पर, कि जो हमारे कंट्रोल में पूरी तरह से है। 4th वन इज़ देयर इज़ नो गुड और बैड विदाउट अस, देयर इज़ ओनली परसेप्शन। यानी कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सिर्फ हमारी परसेप्शन है, हमारी धारणा है बेसिकली।
कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता बिना हमारे परसेप्शन के। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही चीज़ है जो किसी के लिए अच्छी हो सकती है और किसी के लिए बुरी हो सकती है। एक बड़ी कमाल की वो कहानी याद आ रही है मुझको कि एक साइकाइट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, एक पागल खाने में जाता है। जो पागल हुए रहते हैं वहाँ पर उस पागल खाने में, उनकी रिसर्च करने के लिए। तो वो एक रूम से होते हुए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक बंदा वहाँ पर पागल है, बैठा हुआ है, और उससे पूछता है जो वहाँ का इंचार्ज होता है कि यार ये मतलब पागल क्यों हुआ। तो जो वहाँ का इंचार्ज होता है वो बताता है कि ये जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी शादी किसी और से हो गई, इस वजह से ये पागल हो गया। तो उस साइकाइट्रिस्ट ने बोला अच्छा। तो जब साइकाइट्रिस्ट थोड़ा आगे गया और दूसरे रूम में एक और पागल को देखा तो फिर उसने उससे ये सवाल पूछा कि ये पागल क्यों हुआ, तो इसका क्या रीज़न है। तो वो वहाँ का इंचार्ज बोलता है कि ये इसलिए पागल हुआ क्योंकि उस लड़की की शादी इससे हो गई। तो वो बोलता है अच्छा, उसकी शादी उस लड़की की शादी उस लड़की से नहीं हुई जिस वजह से वो लड़का पागल हो गया, और उस लड़की की शादी इस लड़के से हो गई जिस वजह से ये पागल हो गया। तो यानी कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता बिना हमारी परसेप्शन के। हमारी परसेप्शन ही है जो कोई भी चीज़ को अच्छा दिखाती है, कोई भी चीज़ को बुरा दिखाती है। हो सकता है कोई 30-40 हज़ार का फ़ोन किसी के लिए बहुत मैटर करता हो, और कोई पर्सन है जिसके लिए 30-40 हज़ार का फ़ोन मैटर नहीं करता, उसके लिए एप्पल का फ़ोन मैटर करता है, 1-1.5 लाख के, 2 लाख के। तो वहाँ उसकी परसेप्शन है। और कोई हो सकता है जिसको 10,000 का फ़ोन भी मिल जाए तो उसकी परसेप्शन ऐसी है कि यार 10,000 का मिल गया यही बहुत है, यही बल्ले बल्ले इसमें। तो ये परसेप्शन का खेल है सारा का सारा। तो ये यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं, देयर इज़ द इवेंट इटसेल्फ एंड द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स अबाउट व्हाट इट मीन्स। ये बहुत ही कमाल की सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे सीखने के लिए मिली इस बुक से वो यही है कि देयर इज़ द इवेंट इटसेल्फ। कोई भी इवेंट खुद से होता है, अपने आप में होता है। यानी कि जैसे कि एक बिल्ली ने चूहे को खाया, ये हुआ, लेकिन स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स अबाउट व्हाट इट मीन्स, यानी कि हम खुद को स्टोरी सुनाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जबकि वो नेचर है, बिल्ली चूहे को खाएगी, चूहा खाना खाएगा, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागेगा। तो ये नेचर है जो वर्क करते चला जा रहा है। लेकिन हम अपने तरफ से अगर सोचें कि यार बिल्ली चूहे को खा रही है तो नहीं खाना चाहिए उसको, लेकिन अगर बिल्ली के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, चूहे के स्टैंड पॉइंट से देखा जाएगा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चूहा को बचना है, बिल्ली को उसको मारना है। तो यही स्टोरी हम अपने आप को सुनाते हैं, और वो स्टोरी ही पूरी तरह से डिपेंड करती है कि कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। और आगे ऑथर बोलते हैं, पर्सपेक्टिव हैज़ 2 डेफिनेशंस, कॉन्टेक्स्ट, अ सेंस ऑफ द लार्जर पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट व्हाट इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अस। यानी कि पर्सपेक्टिव 2 टाइप के होते हैं। ऑथर बोलते हैं, एक है कि हम लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो अभी है, बल्कि उस पर ध्यान दे रहे हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो ये भी परसेप्शन है, और ये परसेप्शन बेसिकली विज़न से कनेक्टेड होती है, प्लानिंग से कनेक्टेड होती है। और जो दूसरी परसेप्शन की ऑथर बात करते हैं वो है इंडिविजुअल्स यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, अ वे दैट इंटरप्रेट्स इट्स इवेंट्स। और दूसरा परसेप्शन क्या है कि हर एक का, इंडिविजुअल का एक यूनिक तरीका होता है कोई भी चीज़ को डिफ़ाइन करने का, कोई भी चीज़ को देखने का, इंटरप्रेट करने का। तो उसके ही अकॉर्डिंग अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक ही चीज़ किसी के लिए सही हो सकती है, दूसरी चीज़ किसी के लिए गलत हो सकती है। तो बेसिकली इस बुक का जो मेन पॉइंट मुझको सबसे बेस्ट लगा वो है परसेप्शन। यानी कि अगर हम अपनी परसेप्शन को चेंज कर दें, परसेप्शन को बदल सकें, तो हम अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। और अगर हम अपने एक्शंस को बदल सकें तो हमारी जो विल पावर है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिना एक्शन की विल पावर को क्या यूज़ करोगे। अगर आप लेज़ी हो तो विल पावर की यहाँ पर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। विल पावर की ज़रूरत कब है, जब एक्शन हो।
और एक्शन, परसेप्शन एंड विल दोनों इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। जैसे कि माइंड जहाँ जाएगा बॉडी वहाँ जाएगी, ऐसे ही परसेप्शन जैसी होगी वैसे ही एक्शंस होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने परसेप्शन पर काम करें। और बेसिकली इस पूरी बुक में परसेप्शन के ही ऊपर बेस्ड है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि अगर परसेप्शन चेंज हो गई तो एक्शन ऑटोमेटिक चेंज होगा और ऑटोमेटिक ही हम अपनी विल पावर को यूज़ कर पाएंगे। तो ये इंटरडिपेंडेंट है और इंटरकनेक्टेड है। हम अपनी एक भी चीज़ को अगर बढ़ाते हैं, एक भी चीज़ पर अगर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो बाकी की 2 चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको इन 5 बिग आइडियाज़ में कोई ना कोई अच्छा लगा होगा। और आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। नेक्स्ट वीक डिस्कशन करेंगे, बुक डिस्कशन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।